जुडो की बात करते हैं भी। अब बात किसकी करते हैं? जुडो की भी। जुडो एक आत्मरक्षा के लिए प्रयोग किया जाने वाला खेल भी है भाई, ठीक है ना। पहले ये आत्मरक्षा के लिए ही उपयोग होता था भाई। जुडो का अर्थ होता है भी विनम्रता। जुडो का अर्थ क्या है भी? विनम्रता है, ठीक है भाई। ये एक आत्मरक्षा के लिए अपनाई जाने वाली विधि थी भाई। और इसको जनकदाता कौन होता है भी? जिगारो काको। कौन भाई? जिगारो कानो। डॉक्टर जिगारो कानो। यहां पर आपको दिख रहे होंगे डॉक्टर जिगारो कानो। वो जिगारो काको है जिको इंगी जनक है भाई, इंगा पिताजी है ये, ठीक है नहीं। वो जिको आप थारे सामने काको दिख रहे हो नहीं, वो काको इंगो जनक है। एनियो चालू करियो सिस्टम सारो जुडो वालो, ठीक है भाई। और जापान का क्या है भाई? क्या है भाई? ये जिगारो काको आपको दिख रहा है ना, ये इसका नाम है भाई जिगारो कानो। 1982 के अंदर इसका जनक है। इसको पितामह भी कहा जाता है, जुडो के पितामह। जुडो का पितामह, ठीक है भाई। जुडो के पितामह भी इसे कहा जाता, ठीक है भाई। जो ये जिगारो कानो थे ना, ये जापान के क्या थे भाई? जापान के एक डॉक्टर थे भाई, ठीक है ना। ये जापान के एक डॉक्टर थे और इन्होंने इस को एक सुरक्षात्मक तरीके से शुरू किया था और बाद में धीरे धीरे इसको क्या किया गया? खेल में बदल दिया गया। और जो ये जुडो है जापान का राष्ट्रीय खेल भी है भाई। जापान का क्या है भाई? राष्ट्रीय खेल भी है, ठीक है। यहां तक समझ में आया? देखिए भी, इसका पुराना नाम क्या है भी? जुजुत्सु या फिर जीतसु, ठीक है भाई। ये जापानी नाम है, ऐसे ही होंगे भाई, ठीक है। जुजुत्सु या फिर जीतसु यानी बिना हथियार के सुरक्षा करना। इसका मतलब क्या था कि अपने बिना किसी हथियार के अपने खुद की क्या करते हैं भाई? सुरक्षा करते हैं भाई, बिना किसी हथियार के, यानी कि बिना किसी लाठी के, डंडे से, बिना किसी बंदूक की गोली से हम अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। वो था भाई जुडो। क्या था? जुडो था। और उसको प्राचीन नाम उसके क्या थे भी? जुजुत्सु और जीतसु भाई। ये एग्जाम में पूछे भी गए हैं भी। जापान का पुराने नाम क्या है? तो जीतसु या फिर जुजुत्सु या जीतसु, जो भी है ये आप देख लेना भाई, ठीक है। और जापानी डॉक्टर थे और जुडो के पितामह भी कहा जाता है इनको भाई। जुडो के क्या कहा जाता है? पितामह भी कहा जाता है। हाँ, जापान के निवासी थे भाई। और एक पीडीएफ मैंने इसके साथ साथ एक पीडीएफ और डाल रखी है, आपकी एप्लीकेशन के अंदर शो हो रही होगी भाई, है ना। हो रही है क्या? हो रही है तो यश करो। उस पीडीएफ को भी आप देखो, उस पीडीएफ के अंदर इससे कुछ अलग दे रखा है भाई, है ना। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना। आप इस काको को नहीं भूलोगे भाई। ओ काको थारे याद रहे सी कदी कौन भूलो। अगर जुडो की बात आ गई नहीं तो थाने याद आसी भी काको, कनारो काको और किसो काको, बस वो काको ही है। तो आप इसको ध्यान में रखोगे। ये कनारो जिगारो कानो है भाई, यानी गांव वालों जिगारो काको है वो। नहीं शो हो रही? इस क्लास के अंदर एंटर हुए थे तब उससे पहले आपको शो कर रही होगी भी, है ना। साथ में नहीं शो कर रही होगी तो इसके क्लास के अंदर आपको, जब आपने क्लास में एंटर हुए थे तो आपको एक पीडीएफ और दिख जाएगी, ठीक है भाई। यहां तक किसी को कोई समस्या? यहां तक कोई समस्या भाई? ये प्रश्न पीटीआई में भी आने वाला है भाई। जुडो के जनक कौन है भाई? जिगारो काको है भाई। कौन है? जिगारो काको है। अब काको जिगारो कानो याद रख लोगे ना तो आपको थोड़ा सा रिलेट होके याद रह जाएगा भी, वो मार लो जिगारो काको है, ठीक है नहीं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई भी पूछना है कुछ, आगे चले। इसको उतारना है तो उतारो भाई। आपको लिखना है जुडो जापान का राष्ट्रीय खेल है और ये पहले खुद की सुरक्षा के लिए इसको शुरू किया गया था। लेकिन इसके पुराने नाम लिख लेना भाई, जी जुत्सु जित्सु, बिना हथियार के सुरक्षा करना ये काम था। और बाद में इसको खेल के रूप में उतार दिया। और जापानी डॉक्टर थे और जुडो के पितामह भी इन्हें कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि जुडो के पितामह
जूडो के पितामह किसे कहा जाता है? आपसे पूछा जाएगा जूडो के पितामह किसे कहा जाता है, तो आपको क्या लिखना है भाई? जिगारो कानो। कौन है भाई? जिगारो कानो। ठीक है भाई। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब देखिए भी अपने एक टॉपिक है फेडरेशन का भी, अपने एक टॉपिक है फेडरेशन का। अब देखिए मेरे को एक बात बताओ भाई, मेरे पास बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर आप अलग अलग टॉपिक वाइज नहीं डालते हो वीडियो। भाई आप ये चाहते हो क्या भाई सभी गेम की मैं अलग अलग फेडरेशन की पीडीएफ डालूं, अलग अलग पढ़ाऊं आपको? यानी आपको गेम का रूल रेगुलेशन कहीं पढ़ा रहा हूं है, गेम का रूल रेगुलेशन आपको कहीं पढ़ा रहा हूं और उसकी फेडरेशन आपको कहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और उसकी शब्दावलियां मैं एक अलग क्लास में पढ़ा रहा हूं, ऐसा आपको सही लगेगा क्या? भाई जब अपने जूडो पढ़ रहे हैं तो जूडो से जुड़ी हुई सारी बातें अपने को ध्यान में होनी चाहिए ना भाई। अपने जो क्लास पढ़ रहे हैं, आज जूडो की क्लास पढ़ रहे हैं, तो जूडो के अंदर मैंने आपको बताया भी ये इसके अंदर अपने को पढ़ना है, तो आपको सारा जूडो के रिलेटेड जो बातें एक ही जगह लिख लोगे। अगर मैं आपको अलग अलग बताऊं तो आपको सही लगेगा क्या? आप मेरे को कमेंट करके बताओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं साथ ही अच्छा है। हाँ यही मैं समझाना चाहता हूँ भाई, अलग अलग टॉपिक पढ़ने भाई, अपने किसी की कॉपी नहीं कर रहे भाई, कौन क्या पढ़ा रहा है किधर, कहीं आपके कहीं और आपने देखा होगा वो क्या करवा रहे हैं, अपने उनसे कुछ नहीं लेना देना, अपने अपने तरीके से पढ़ेंगे। यानी सभी मैटर को एक साथ पढ़ के चलेंगे ताकि अपने समझ में आ जाए। अपने पढ़ना तो अपने को है ना भाई, फेडरेशन चाहे यहाँ पे पढ़ो चाहे आप इसको अलग से पढ़ो, तो पढ़ना तो है ही अपने को। अगर गेम के अंदर पढ़ोगे तो आपको थोड़ा याद रहेगा भी, उस गेम को देखते ही ध्यान में आएगा भी हाँ ये इस गेम का है यार। सर साथ में अच्छा है भाई, सर साथ ही अच्छा है, ठीक है भाई ठीक है। नहीं सर आप आपके को हाँ मैं मेरे अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगा बस आपसे तो राय ले रहा हूँ वैसे पढ़ाना अपने अपने तरीके से ही है, ठीक है भाई। ठीक है, अब देखिए भाई, अब आपको देखिए फेडरेशन की बात आती है ना, फेडरेशन की, इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन आईजीएफ, इसकी स्थापना 1951 के अंदर होती है। इसका हेडक्वार्टर बुडापेस्ट हंगरी के अंदर है भी। अब देखिए एक बुक्स और है ना, उस बुक्स के अंदर आप इसको कहां पर, स्विट्जरलैंड के अंदर भी देखने को मिलेगी भी, ठीक है ना। अब जो आपकी इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन आईजीएफ है, इसकी स्थापना 1951 में है और इसका हेडक्वार्टर आपको स्विट्जरलैंड भी देखने को मिलेगा। लेकिन सही कौन सा है? हेडक्वार्टर बुडापेस्ट है भाई। अगर ऑप्शन के अंदर बुडापेस्ट नहीं आए तो आप यहां पर वो भी लिख सकते हैं स्विट्जरलैंड भी, लेकिन बुडापेस्ट ही है भाई, ठीक है ना। इससे गेम भी याद हुए, हाँ बिल्कुल भाई गेम भी याद होंगे, सब होगा, ठीक है भाई। अब मेरे को पता है कि आप एक इधर उधर से एक दो किताब भी पढ़ोगे और आपको कोई यहाँ पर स्विट्जरलैंड भी लिखा सकता है भाई, ठीक है, स्विट्जरलैंड भी लिखा सकता है, लेकिन मैंने सर्च किया है यही है भाई, बुडापेस्ट हंगरी है। अगर आपको एग्जाम में वो लिखा हुआ आ जाए तो आपको वो भी लिखना है भाई, ठीक है ना, अगर आ जाए। बाकी ये बुडापेस्ट ही है, बुडापेस्ट हंगरी है भाई, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना इसको भाई, मैंने आपको दोनों चीजें बता दी। मुझे पता है बच्चे ऐसे ही होते हैं भाई, इधर से भी देख लिया उधर से भी देख लिया, कि सर गलत तो नहीं बता रहे हैं, वो कहाँ से ये वहां उधर आप उठाओगे, मुझे पता है। तो ये ध्यान में रखना कि मैं जो मैटर लेके आ रहा हूँ ना, मुझे सब पता है कि कहाँ पर क्या दे रखा है। ये बात आप अपने दिमाग में रखना कि मुझे ये सब पता है कि कौन सी किताब के अंदर क्या दे रखा है और आप कहाँ से पढ़ के आ सकते हो, है ना। क्योंकि जो जो आप सोचते हो ना वो मैं पहले सोच लेता हूँ भाई, जो आप सोचने की कोशिश करते हैं ना भी सर ये ऐसे हो सकता है, वो मेरे दिमाग में आपसे पहले वो बात आ जाती है। इसलिए आपका कंफ्यूज नहीं रहने दूंगा, चिंता मत करो भाई, आपको वो देखने को मिलेगा भाई। आप जिन जिन बच्चों ने देखा है उनको पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना, ठीक है भाई। अब हमने ये तो हमारे हो गई विश्व स्तर की भी, क्या हो गई? विश्व स्तर की भी। अब देखिए वहां पे अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय फेडरेशन लिखा हुआ है भाई, लिखा हुआ है ना, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फेडरेशन के स्थापना और उसका मुख्यालय के बारे में बात हुई है। तो अंतरराष्ट्रीय की बात करें तो विश्व लेवल की बात हो गई अपनी, ठीक है भाई। इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन हो गई 1951 के अंदर और बुडापेस्ट हंगरी के अंदर भी। इस बार सिलेबस, अरे कोमल कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सिलेबस नया है तो क्या हुआ, पिछली बार भी तो नया ही था, हमने फिर भी उसको कवर किया था ना, और समय भी हमारे पास कम था।
सिलेबस ये नया नहीं है पीटीआई माता वही है, नया इसमें कुछ भी नहीं है, मेरे को ऐसा कुछ भी नया नहीं लगा है। आप अभी इस फील्ड में आए हो, मैं 6 साल से इस फील्ड में हूँ, मुझे तो कुछ नया नहीं लगा। आप अभी आए हो तो आपको पता है, आप इसलिए बोल रहे हो कि नया है भाई, ठीक है ना। तो आप चिंता मत करो, मैं 6 साल से इसी फील्ड के अंदर हूँ। अब देखिए ये अपना हो गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और राष्ट्रीय स्तर पर जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये अपनी राष्ट्रीय स्तर की बात कर लेते हैं, इंडिया स्तर की भी, ठीक है। इंडिया स्तर की बात करें, जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी जेएफआई की बात करें, ये 1965 के अंदर इसकी स्थापना होती है, हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में। अब देखिए बुडापेस्ट हंगरी की ये पोस्ट है भाई, ये वहां की स्थिति है भी, ये देखते हैं आपको ध्यान में आ जाएगी। बुडापेस्ट हंगरी जूडो की सर ने बात की थी भी, है ना, एक फोटो लगा रखी थी, आपके दिमाग में फट डाटा फीड हो जाएगा भाई। फोटो देखने से थोड़ा ऐसे लगता है भी हाँ ये हमारा, कोई एडवाइस दो ना सर, बिल्कुल एडवाइस देने के लिए हूं मैं, टेंशन मत लो, चिंता मत करो, आप तो मेहनत करो, सफलता अपने आप आपके कदम चूमेगी। बस आपको तो मेहनत करनी है, जो करवा दिया वो पढ़ लो, बस बहुत है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये आप ध्यान रखना। बाकी भाई आ जाए तो फिर क्या कह सकते हैं भी, है ना। लेकिन उम्मीद करेंगे अपन भी, कोशिश मैं उस लेवल तक कोशिश करूंगा भाई, अपना 100 नहीं, जितना अपना 100% से ऊपर 2000% अपना कोशिश करूंगा कि भी मैट्रिक्स से बाहर नहीं जाए भी, है ना। अब यकीन मानो एक क्लास के लिए मुझे पूरा पूरा दिन इस पर रिसर्च करता हूं मैं, फिर ये क्लास लेके आता हूँ आपके सामने भी, कहीं से भी कोई भी बच्चे को कोई भी चीज रह नहीं जाए भाई, ठीक है ना। तो मेन बात यही है, आप चिंता मत करो, आप इस क्लास को इजीली लेके पढ़ो, उसको माइंड में प्रेशर नहीं लेना है भाई, है ना, प्रेशर नहीं लेना है। दिमाग में टेंशन आई, टेंशन आपको पढ़ने ही नहीं देगी, तो आपको बिल्कुल इजी वे में पढ़ना है। बस जो आपने नोट्स दे रखे हैं ना, मैंने आपको, आपने मेरी क्लास देखी, नोट्स को पढ़ दो, याद मत करो, नोट्स को पढ़ दो, एक बार पढ़ो, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जैसे जैसे पढ़ते जाओगे वो आपके फ्रेंडली हो जाएंगे, आपको वो समझने लग जाएंगे, आपका दिमाग भी समझेगा कि भाई ये कुछ ना कुछ करना चाह रहा है भाई, ये पढ़ना चाह रहा है, ये इन चीजों को समझने की कोशिश करेगा आपका दिमाग भी, क्योंकि दिमाग में पहले रीले वगैरह चल रही है, पहले बहुत कुछ दिमाग के अंदर चल रहा है, तो दिमाग को भी थोड़ा समय दो ना भी, उसको समझने के लिए भी, मुझे करना क्या है, मेरा आगे अहम क्या है, तो धीरे धीरे सब सेट हो जाएगा। विष्णु ये सर अच्छा पढ़ाते हो आप, थैंक यू, धन्यवाद, बस प्रयास करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए अभी अपने ओलंपिक की बात करते हैं भाई, ठीक है, ओलंपिक की बात करते हैं, तो ओलंपिक के अंदर पुरुष स्पर्धा को 1964 टोक्यो ओलंपिक के अंदर जोड़ा गया, और महिला स्पर्धा को 1992 बार्सिलोना ओलंपिक के अंदर जोड़ा गया था। तो आपको बस इतना पूछा जाएगा कि जूडो की पुरुष स्पर्धा को पहली बार कब ओलंपिक में जोड़ा गया, तो आपको वहां पर लिखना है टोक्यो 1964 ओलंपिक, और यदि महिला का पूछ लिया जाए तो महिला का आपको बताना है भी 1992 बार्सिलोना ओलंपिक के अंदर महिला स्पर्धाओं को जोड़ा गया था भाई। बस पीटी बनने का गोल चल रहा है ना, तो सफलता जरूर मिलती है, सपना तो बड़ा रखें बस भाई, अगर आपका सपना बड़ा होगा ना तो छोटा मोटा तो पूरा हो ही जाएगा अभी, है ना। अगर सपना ही साइकिल का होगा तो जहाज नहीं मिलेगी, सपना जहाज का रखो, सपना लेने में कोई भी अर्ज नहीं है, सपने बड़े रखो हमेशा भाई, बड़े सपने होंगे तब छोटे मोटे तो अपने आप रास्ते में पूरे हो ही जाएंगे भी। अगर अपने सपना ही साइकिल का है तो फिर पैदल ही चलेंगे भाई, कोई इलाज नहीं है। हाँ फिजिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मस्त रहो भाई। ये लिख लिया क्या आपने, ये लिख लिया तो आगे चलूं क्या, बातें बहुत करते हो आप। ठीक है भाई आगे चले क्या, जल्दी से कमेंट करो, बस पढ़ लो, अभी जो भी पूछना है अलग से मेरे को क्लास में क्लास के बाद पूछ लेना, मैं डाल दूंगा अभी, चिंता मत करो भी, आप पढ़ाई के टाइम थोड़ा पढ़ाई किया करो सीरियस होके भी, ठीक है। चलें आगे, ठीक है भाई। अब देखिए भी इसके अंदर वेट कैटेगरी को लेकर भी आपके मन में सवाल आ रहे होंगे कि सर वेट कैटेगरी इसके अंदर क्या क्या हो सकती है। देखिए वेट कैटेगरी की जब हम बात करते हैं तो मेंस की बात करें
तो मेंस के अंदर पहली कैटेगरी 60, इसके अंदर टोटल कितनी कैटेगरी होती है भाई? टोटल 7 कैटेगरी होती है वेट कैटेगरी में, ठीक है ना। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जुडो के अंदर खेल कैटेगरी कितनी होती है, यानी वेट कैटेगरी कितनी होती है। प्रश्न पूछ लिया जाएगा आपसे कि जुडो के अंदर वेट कैटेगरी कितनी होती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि 7 कैटेगरी होती है। मेंस के अंदर 60 से शुरू होती है, फिर 66, 73, 81, 90 और 100, फिर 100 प्लस। 7 ही पुरुषों के अंदर और 7 ही महिलाओं के अंदर भी, है ना। तो इसमें 7-7 होती है। ऐसा प्रश्न भी आपसे बन सकता है कि जुडो के अंदर वेट कैटेगरियां कितनी होती है? 7 होती है। अभी पूछा नहीं जाएगा लेकिन सीधा पूछ लिया जाएगा कितनी कैटेगरी होती है। अभी आपको दे दी जाएगा 6, 7, 8 या 5, ऐसे आंसर हो जाएंगे। तो आपको बताना है भी इसका क्या राइट आंसर होगा। यहां तक समझ में आया? सर जी मैं भी गंगानगर स्टेडियम से हूं, मैं विजयनगर से हूं, लेकिन अभी सरदार शहर हूं, है ना। और फीमेल के अंदर आप बात करते हैं तो 48, 52, 57, 63, 70, 78 और 78 प्लस भाई। इसको लिखो तब तक मैं पानी पी लेता हूं भाई। सर आप गवर्नमेंट टीचर हैं? हाँ मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ भाई, बिल्कुल मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। स्कूल के अंदर, यहाँ पे आप स्कूल का पूछ रहे हो, स्कूल के अंदर तो क्या चलती है कैटेगरी? देखिए 14 वर्ष और 17 वर्षीय और 19 वर्षीय, और फिर कॉलेज के अंदर 23 वर्षीय या फिर 25 वर्षीय जो भी है भाई, है ना। 19 वर्षीय प्लस भाई। क्या सरकारी एकेडमी में वो बढ़िया है भाई, ठीक है। स्कूल के अंदर 14 वर्षीय, 17 वर्षीय, 19 वर्षीय होता है, लेकिन मैं वेट कैटेगरी की बात कर रहा हूं, जो ऑफिशियल वेट कैटेगरी होती है वो, ठीक है ना। ऑफिशियल वेट कैटेगरी है वो, और वो होती है अपनी भाई एज का भाई, एज स्कूल के अंदर क्या चलती है अभी? एज क्राइटेरिया में, ठीक है। एज क्राइटेरिया ये वेट क्राइटेरिया है, ठीक है ना। ये वेट कैटेगरी है, वो एज कैटेगरी होती है। एज कैटेगरी के अंदर 14 वर्षीय, 17 वर्षीय और 19 वर्षीय कैटेगरी चलती है अभी, है ना। ठीक है, दैट्स क्लियर। अब देखिए भी मैच का ड्यूरेशन कितना होता है भाई, है ना। ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टेस्ट भाई, है ना। भाई मैच का ड्यूरेशन यानी समय कितना होता है, तो मैच के ड्यूरेशन की जहां पर बात होती है तो मेल के लिए भी 4 मिनट होता है और फीमेल के लिए भी 4 मिनट होता है भाई, ठीक है ना। मेल के लिए भी 4 मिनट और फीमेल के लिए भी 4 मिनट होता है। और फिर इसके लिए यदि बराबर हो जाए तो उसके बाद क्या दिया जाता है? एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, और एक्स्ट्रा टाइम को क्या बोलते हैं अभी? गोल्डन स्कोर बोलते हैं अभी। एक्स्ट्रा टाइम को क्या बोलते हैं? गोल्डन स्कोर बोलते हैं भाई, ठीक है। अभी इसको लिख लिया, आगे चलो भाई। अब देखिए भी आपके सामने है भाई ग्राउंड का मेजरमेंट भाई। ये ग्राउंड आपको दिख रहा है क्या? देखिए ग्राउंड दिख रहा है कि 16 या 16 से 14 से 16 मीटर का ग्राउंड होता है, और ये स्क्वायर के अंदर ग्राउंड होता है। अभी किसके अंदर होता है? स्क्वायर के अंदर ग्राउंड होता है। ग्राउंड आपको क्लियर दिख रहा है। देखिए ये जो लंबाई है ये आपको 14 सेंटीमीटर 14 मीटर से 14 से 16 मीटर देखने को मिलेगा अभी, और दोनों तरफ भी 14 से 16 देखने को मिलेगा अभी, इधर भी 14 से 16, ठीक है। अब बीच में जो जहां पर खिलाड़ी खेलते हैं ना, वो आपको देखने को मिलेगा, कितना देखने को मिलेगा भाई? 8 से 10 मीटर भाई, 8 से 10 मीटर, ठीक है। जहां पर खिलाड़ी बीच में खेलते हैं, गद्दे लगे हुए होते हैं, वो जो एरिया है उस एरिया को बोलते हैं 8 से 10 मीटर का ये एरिया होता है।
अब देखिए इसके अंदर दो कंपटीटर आपस में लड़ते हैं। कितने कंपटीटर? भाई जुडो वाले जो खिलाड़ी है ना वो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं इसको भी, है ना। ये 14x14 भी हो सकता है, 16x16 भी हो सकता है भाई, ठीक है। ध्यान में रखना भाई, अगर यदि अपनों ने 16 मीटर चौड़ाई रखी तो लंबाई भी 16 मीटर ही होगी। यदि चौड़ाई अपनों ने 14 मीटर रखी तो लंबाई भी 14 मीटर होगी। यानी 14 से 16 के बीच में अपन कोई भी ले सकते हैं, ऑफिशियल 14 से 16, ठीक है भाई, ठीक है। हाँ, अब देखिए यदि अपन बात करें भाई, जो कंपटीशन एरिया होता है भी, है ना, जो कंपटीशन एरिया होता है वो कितने का होता है भी? कंपटीशन एरिया 8x8 का भी हो सकता है, ठीक है भाई, 10x10 का भी हो सकता है, ठीक है ना, 10x10 का भी हो सकता है। यदि अपने 16x16 के लिए तो वो अपने 10x10 का भी रख सकते हैं, 8x8 का भी रख सकते हैं। एग्जाम में कभी भी ये दोनों नहीं पूछे जाएंगे, एक पूछा जाएगा इनमें से, ठीक है। एग्जाम में इन दोनों में से एक पूछा जाएगा भाई। अब आपको देखिए भी इसके अंदर दो तरह की ड्रेस होती है, वो ड्रेस मैं आपको आगे दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जो इसके खिलाड़ी हैं वो भली भांति समझते हैं, ठीक है। एक होता है ब्लू कंपटीटर और एक होता है व्हाइट कंपटीटर भी। एक के ड्रेस पहनी होती है ब्लू कलर की और एक के ड्रेस पहनी होती है व्हाइट कलर की भाई, ठीक है भाई। तो ये जो एरिया आपको समझ में आ गया, इसको कॉन्टेस्ट एरिया बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्टेस्ट एरिया बोलते हैं। कॉन्टेस्ट एरिया को 8x8 मीटर भी हो सकता है और 10x10 मीटर भी हो सकता है। यहां तक क्लियर हुआ मामला? ये देखिए जो सेफ्टी एरिया होता है भाई, है ना, जो सेफ्टी एरिया होता है वो 3 मीटर होता है भाई। अब देखिए ये चारों तरफ 3 मीटर ही होगा भाई, चारों तरफ 3 मीटर ही होगा, क्योंकि हमारा जो ग्राउंड होता है वो स्क्वायर के अंदर है, वर्ग के अंदर है, ठीक है ना भाई। चारों तरफ से चारों कोने एक समान है, यानी अपन 10 ऐसे ले रहे तो 10 ही ऐसे आएगा, 10 ही ऐसे आएगा, 10 ही ऐसे आएगा, तो वो तो समान रहेगा। तो ये जो सेफ्टी एरिया की दूरी रहेगी ये 3 मीटर रहेगी, सब तरफ रहेगी, ठीक है। दैट्स क्लियर। अब देखिए भी यहाँ पर दो कॉर्नर हो जाएंगे, यहाँ पर रेफरी होगा भाई, और ये जब आपस में कंपीट करेंगे, आपस में फाइट करेंगे, उस समय रेफरी उनको ऑब्जर्व करेगा और फिर उसका डिसीजन देगा भाई, ठीक है भाई। फिर रेफरी अपना डिसीजन देगा, जो भी उनके इपोन आएंगे, वजारी आएगी, जो भी आएगा, जो भी करना है वो रेफरी वहां से डिसीजन देगा। उसको डिसीजन यहाँ पर स्कोर बोर्ड लगा होगा, ठीक है भाई। यहाँ पर देखिए टाइमर्स बैठे होंगे और यहाँ पर स्कोर बोर्ड है, तो ये यहाँ पे लिखेंगे और उसको पूरा ऑब्जर्व करेंगे, उसको लिखेंगे भी कितने पॉइंट बन गए, उसके बाद उसकी जीत घोषणा होगी भाई, ठीक है। यहां तक किसी को कोई चीज समझ में नहीं आए तो कमेंट करो भाई। चलिए बताओ भाई, यहां तक कोई चीज समझ में नहीं आए तो आगे चलें क्या? और इसके अंदर एक डेंजर जोन होता है, डेंजर जोन 1 मीटर का होता है भाई, ठीक है ना। डेंजर जोन कितने का होता है? 1 मीटर का डेंजर जोन होता है। आ गया सर जी? जी गया बिल्कुल एक बार में ही, ठीक है भाई। इसमें एक डेंजर जोन भी होता है, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कई बार कि डेंजर जोन कितने का होता है भी, है ना। डेंजर जोन कितने का होता है? तो डेंजर जोन 1 मीटर का होता है अभी, बस वो आपको ध्यान में रखना है, डेंजर जोन 1 मीटर का होता है। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखिए अभी इसके अंदर भाई अपने मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, ये भी थोड़ा क्लियर हो जाए आपके भाई। मैक्सिमम अपने 16 मीटर रख सकते हैं और मिनिमम 14 मीटर रख सकते हैं अभी, है ना। और इसके अंदर जो कॉन्ट्रास्ट एरिया है, इसके अंदर अपन मैक्सिमम 8-10 मीटर और मिनिमम 8 मीटर भी, है ना। मैक्सिमम और मिनिमम दोनों के अंदर आप देख सकते हो भाई। बचना चाहिए, लेकिन मैं वो बचने चाहिए वो नहीं बता रहा, मैं सेफ्टी एरिया बता रहा हूं आपको, ठीक है। बचना चाहिए, 8 बच जाएगा, 10 बचा देगा, आप गद्दे और लगा दो उसके आगे, क्या फर्क पड़ता है भाई? गद्दे और लगा दो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन इतना एरिया होना चाहिए, सेफ्टी एरिया के लिए 3 फीट जगह होनी चाहिए आपकी। 3 फीट 3 मीटर एरिया है जो आपका सेफ्टी एरिया होना चाहिए भाई। बाकी और गद्दे लगा दो, कोई इशू नहीं है, मतलब इतना आपको प्लेटफॉर्म तैयार करके रखना है जब भी आप कंपटीशन करवाओगे, ठीक है। कितना बचना चाहिए, क्या बचना चाहिए, वो भाई अपने कुछ नहीं करना।
अपने को एग्जाम में पूछा जाएगा कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, भी मैक्सिमम पूछे तो 16 मीटर, मिनिमम पूछे तो 14 मीटर। और कंट्रास्ट एरिया की आपसे पूछेंगे तो मिनिमम पूछेंगे तो 8 × 8 मीटर बताना, और मैक्सिमम पूछे तो 10 × 10 मीटर बताना, ठीक है। और यदि आपसे पूछ रहे सेफ्टी एरिया की लंबाई चौड़ाई कितनी होगी तो आपको 3 मीटर बताना है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और अगर आपसे पूछ ले जाए डेंजर जोन की दूरी तो आपको 1 मीटर बताना है, कितनी, 1 मीटर बताना है, इससे आपको ज्यादा कुछ भी नहीं दिमाग लगाना। बाकी आप इस पे जिनका गेम है ना वो एनआईएस करोगे तो और समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, भी ज्यादा अपने इस पे नहीं सोचना है, ठीक है। अपने एग्जाम की दृष्टि से पढ़ना है और उसी तरीके से अपन को देखना है, ठीक है। कितना बचता है क्या बचता है वो अपने को उससे क्या मतलब। ओके ओके ओके। अब देखिए भी इसमें कुछ एक तकनीकी शब्द है भाई, ठीक है भी, तकनीकी शब्द है। तकनीकी शब्दों की बात करते हैं भी, अपने एक शब्द एक आया था भी, मैं भाई इंडिविजुअल गेमों के अंदर जो तकनीकी शब्द है उन पर एक बात आपसे, एक अलग से टॉपिक डाला हुआ है। अब देखिए वो जो प्रतिस्पर्धा गेम वाले हैं, प्रतिस्पर्धा गेम के अंदर वही आते हैं जो व्यक्तिगत गेम होते हैं, जैसे वेट लिफ्टिंग हो गया, है ना, बॉक्सिंग हो गया, जुडो हो गया, कुश्ती हो गई, है ना, जो मतलब सिंगल गेम वाले हैं, सिंगल भी अपने दम पे जिस पे अपने कर सकते हैं वो है। उसके अंदर कौन कौन सी शब्दावलियां यूज में आती है, जैसे इसमें जुडो के अंदर शब्दावली है, अच्छी खासी शब्दावली है, वो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैंने एक पीडीएफ और डाल रखी है आज की क्लास के साथ में ही, उस पीडीएफ को देखना, उसके अंदर मैंने उसके एकदम डिटेल से बता रखा है कि ये इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, लेकिन मैं मोस्ट यहाँ पे लेके एक अलग से पीडीएफ डाली, उसको भी आप देख लेना भाई, ठीक है। अब देखिए भी सबसे पहले आपके सामने आता है भी नागे वाजा भी, ठीक है ना। नागे वाजा एक गिराने की तकनीक है भाई, ठीक है ना। नागे वाजा क्या है भाई, एक गिराने की तकनीक है भाई, ठीक है, नीचे गिराने की क्रिया विधि है नागे वाजा या फिर काटे वाजा। देखिए भी यहाँ से फाइट किया और इसको जो नीचे गिराने की तकनीक है ना, इसको नागे वाजा कहते हैं भाई, नागे वाजा या फिर काटे वाजा कहते हैं भाई, ठीक है। ये भाई शब्द ऐसे ही हैं, ठीक है भाई। जुडो जापानी खेल है तो शब्द आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे, ठीक है भाई। यहां तक नागेवाजा समझ में आया, नागेवाजा या काटेवाजा, ये है भाई खिलाड़ी को, खड़े खड़े खिलाड़ी को क्या है, नीचे गिराने की तकनीक को कहते हैं भाई। यहां तक क्लियर आया। फिर उसके बाद आता है भाई सोनो माना भाई, सोनो माना, ये सोनो माना ये सोना बाबू नहीं है भाई ध्यान रखना, ये सोनो माना है भाई, ठीक है, ये जापानी नाम है सोनो माना। यानी आप खेलते खेलते क्या है भाई, आउट ऑफ एरिया चले गए भाई, है ना, खेलते खेलते क्या है भाई, खेलते खेलते आप बाहर चले गए भाई, कॉन्ट्रास्ट एरिया से ही आप बाहर चले गए भी, इतनी उत्तेजना बढ़ गई कि आप अपने कंपटीटर उठा के बाहर चल भाई, तू चल बाहर है भाई, नहीं रुकने दूंगा यहाँ पे तेरे को है। उसको आप बाहर लेके चले गए तो उसको बोलते हैं सोना माना भाई। यहाँ देखिए ये कॉन्ट्रास्ट एरिया है, आपको रेड लाइन दिख रही है, बंदा यहाँ से उसको यहाँ ले गया भाई, रेफरी कह रहा अरे रुक जा भाई रुक जा, क्या करेगा, घर लेके जाएगा क्या इसको, लेकिन वो नहीं मान रहा है भी, है ना, उसने उठाया और उसको बाहर लेके चला गया भाई, चल भाग, मैं, है ना भाई, वो राजस्थानी कहते ना खेलन दूंगा भाई, है ना, तो मैं डंडा ही तोड़ूंगा, मतलब वो काम करने वाले हैं भाई। उठा के ले गया बाहर उसको भी, उस रेफरी पीछे भाग रहा है, रुक जा भाई, बाहर नहीं जाना, क्या कर रहे हैं तुम, है ना। और उसको उन्होंने नाम दे दिया सोना माना भाई, क्या सोना माना भाई, भाई सोना माना नहीं है भाई, ये सोना माना नहीं है, सोना जितला है भाई, माना ही नहीं है, बाहर ले गया उठा के, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हुआ। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस लेके बैठ गया, उसको बाहर ले गया भैया, फिर रेफरी ने उसको रुकवाया, उसको सोना माना कहते हैं भाई, ठीक है। अब देखिए आपने गिरा दिया ना, ठीक है भाई, नागेवाजा की टेक्निक लगा के आपने गिरा दिया और उसको 10 सेकंड तक होल्ड करके रख लिया ना, 10 सेकंड भाई, कुछ सेकंड या 10 सेकंड या 20 सेकंड आपने होल्ड करके रख लिया, तो फिर आपको अंक दिए जाते हैं जिसको बोलते हैं इपोन भाई, अंक दिए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इपोन बोलते हैं भाई। इपोन के अंदर कम से कम 20 सेकंड तक होल्ड करके रखना पड़ता है भाई, कितने सेकंड तक, 20 सेकंड तक होल्ड करके रखना है, ठीक है भाई, फिर इपोन दे दिया जाता है, ठीक है भाई, फिर क्या दे दिया जाता है, इपोन दे दिया जाता है भाई। और इपोन सबसे बड़ा पॉइंट होता है भाई, इसके अंदर 4 तरीके से पॉइंट मिलते हैं, लेकिन इपोन सबका बाप है भाई, है, इपोन सबका बाप है, इपोन सबसे बड़ा है, और ये मिलते ही सबसे बड़ा अंक मिल गया भाई, ऐसे मानो भाई, ठीक है। ठीक है भाई, अब आपको यहाँ पे तकनीकी समझ के शब्द के अंदर मैंने नागेवाजा
और काटेबाजा, ये गिराने की तकनीक है। और जब खिलाड़ी गिरता है तो कुछ ना कुछ अंक मिलते हैं भाई, ठीक है, कुछ ना कुछ अंक मिलते हैं, वजारी मिलती है या फिर इपोन मिलता है, जो भी कुछ अंक मिलते हैं वो अंक है। इपोन सबसे बड़ा अंक है भाई, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये खिलाड़ी यहाँ पर इस खिलाड़ी को होल्ड करके रुका हुआ है, तो ये सबसे बड़ा अंक है, यानी 20 सेकंड तक इसने होल्ड करके रख लिया तो इसको अंक मिल जाएंगे भाई, ठीक है ना। ये पूनम जुडो की खिलाड़ी है, सही चल रहा है क्या, सही है क्या बातें? पूनम जुडो की खिलाड़ी है, तो बताओ भाई कोई इसमें कुछ और ऐड करना है तो बताओ, सही है क्या, एकदम ओके है ना, ठीक है भाई। यहां तक समझ में आया, कमेंट करो फिर आगे चलते हैं। और ऐसा कहते हैं कि भी पौन मिल गया तो मैच को क्या कर दिया जाता है भी, तुरंत ही समाप्त कर दिया जाता है भी। पौन ऐसा है भी, ये पौन देते ही खिलाड़ी चारों खाने चित। चलो भाई, खुशी बोल रही है कि मेरा गेम भी जुडो है, बढ़िया है, फिर तो आप इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे भी, है ना। और जो जो मेरे जैसे हैं जुडो से जिनका वास्ता ही नहीं पड़ा है, वो क्या सर क्या सोना मोना कर रहे हो हमारे तो कोई पल्ले नहीं पड़ रहा है, क्या सोना मोना, है ना। अब देखिए भी, यहां पर देखिए, आप अपनों ने बात कर ली इपोन सबसे बड़ी बात होती है, इपोन भाई, ठीक है, इपोन सबसे बड़ी बात होती है। उसके बाद आता है वजारी भाई, ठीक है। देखिए भी, दो वजारी मिलकर एक इपोन बनता है भाई, ठीक है। देखिए दो वजारी मिलकर एक इपोन बनता है भाई, ठीक है ना। यानी मान लीजिए किसी खिलाड़ी को अपने प्रतिद्वंदी को उसने 10 सेकंड तक होल्ड करके रखा भाई, कितने सेकंड तक, 10 सेकंड तक होल्ड करके रखा, तो उसको क्या मिल जाएगा, एक वजारी मिल जाएगी भाई, ठीक है, एक वजारी मिल गई भाई, ठीक है, एक वजारी मिल गई। और फिर यदि दोबारा उस खिलाड़ी ने उसको 10 सेकंड और होल्ड करके रखा भाई, तो उसको एक और वजारी मिल गई भाई, ठीक है, एक और वजारी मिल गई। यानी 2 बार उसने 10-10 सेकंड होल्ड किया तो उसको 2 वजारी मिल गई भी, ठीक है भाई, एक एक वजारी मिल गई। अब ये दोनों वजारी मिलकर, 2 वजारी मिलकर क्या बनाती है भाई, एक इपोन बनाती है भाई, इम्पोन इपोन इपोन इपोन, एक इपोन बनाती है भाई, ठीक है ना। और यदि कोई खिलाड़ी किसी के चौक लगा दे और चौक लगा के 20 सेकंड तक उसको होल्ड कर ले भाई, कितने, 20 सेकंड तक करने नहीं देता है भाई, है ना। उसने भी चूरियां कूट कूट के खा रखी है, ऐसे नहीं, 20 सेकंड भी होल्ड नहीं करने देते भी, है ना, जो खिलाड़ी टच नहीं करने देते। और मेरे जैसा जाए भी उसको चला के मारे नीचे, चल भी आ जा भाई, ठीक है भाई। यहां तक समझ में आ गया भाई, इपोन और वजारी समझ में आ गया क्या आपको, ये समझ में आ गया, समझ लो जुडो समझ गए आप बस, अपोन और वजारी। हाँ लोग भी होता है, लोग भी होता है, बिल्कुल होता है। अपोन और वजारी समझ में आ गया क्या, लोग लगाते तो भाई ये तो मामला वही है भाई, है ना। चौक लगा दो, लोग लगा दो, एक ही बात है ना, एक ही बात है क्या, लोग और चौक एक ही बात है या अलग अलग है दोनों, लोग या चौक एक ही बात है या अलग अलग है भाई, लोग लगा दिया जाए या फिर चौक लगा दिया जाए, दोनों एक बात है या अलग अलग बात है, कमेंट करके बताओ भाई, दोनों एक ही बात है या अलग अलग बात है। बाजारी क्या है बाजारी भाई, किसी खिलाड़ी को उठा के पटका नीचे, यहाँ पे देखो भाई ये पटक रहा है, और इस गुड़िया ने क्या किया भाई, इस गुड़िया को 10 सेकंड तक होल्ड करके रख लिया नीचे। रिवाइज प्लीज। अब देखिए भी, अपनों ने पहले इपोन की बात की थी, अब बात करते हैं वजारी की भी, ठीक है। वजारी के अंदर क्या होता है, कोई खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंदी को 10 सेकंड तक होल्ड करके रखता है तो उसको एक वजारी मिलती है, कितनी, एक वजारी दी जाती है। और वही खिलाड़ी उसी खिलाड़ी को दोबारा दोबारा 10 सेकंड होल्ड करता है, दोबारा 10 सेकंड होल्ड करता है तो उसको क्या मिलेगी भाई, एक वजारी और दे दी जाएगी भाई, है ना, एक वजारी और दे दी जाएगी। यानी एक वजारी और मिली तो उसको कितनी वजारी मिल गई भाई, 2 वजारी मिल गई ना। और नियम क्या कहता है कि 2 वजारी मिलकर एक इपोन बनाता है, ठीक है भाई।
एक इपोन, दो वजारी मिलकर क्या बनाते हैं, एक इपोन बनाते हैं। अभी दो वजारी मिलकर क्या बनाते हैं, एक इपोन बनाते हैं। तो यहां पर समझ में आया भाई, दो अपारी वजारी, सॉरी पारी क्या, वजारी मिल गई तो एक इपोन बना, एक इपोन बना। तो इपोन सबसे बड़ा अंक होता है अभी इसके अंदर, और ये जल्दी गेम को समाप्त भी कर देता है। इपोन मिलते ही क्या होता है भाई, ये गेम को जल्दी समाप्त कर देता है। और जिसने वजारी ली वो खिलाड़ी क्या हो जाएगा भाई, विजेता हो जाएगा। जिसने इपोन लिया वो खिलाड़ी क्या हो जाएगा, विजेता हो जाएगा। हाँ, जिगरो का को गेम ने बना लो, वही है भाई। जिगरो का को ये इस गेम को बनाने वाला, ध्यान रखना ये जिगारो का नो है, इसी ने बनाया है अभी ये लबड़ा सारा जो भी है ना, उसने अपनी सुरक्षा के लिए बनाया था और बाद में इसको गेम कर दिया भाई। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखिए इसके अंदर एक यूको और कोका दो और चलती है भाई, यूको और कोका ये दोनों अंक अभी नहीं चल रहे हैं भाई, ठीक है ना। अभी जो गेम के अंदर अंक चल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वजारी और इपोन दोनों ही यूज में लिए जाते हैं भाई, ध्यान में रखना। लेकिन इसके अंदर 4 प्रकार से अंक दिए जाते हैं। यूको और कोको दोनों अभी वर्तमान के अंदर नहीं चल रहे हैं भाई, ठीक है ना। यूको और कोको दोनों अभी इस वर्तमान के अंदर नहीं चल रहे हैं। अभी जो चल रहे हैं इपोन और वजारी दोनों ही चल रहे हैं। यानी वजारी मिलेगी या फिर इपोन मिलेगा, अपोन मिलते गेम समाप्त, विजेता जय बाबा की, चलो भी घर, है ना। ठीक है, यहां तक समझ में आया भाई। अब देखिए भाई, एक जहां पर खिलाड़ी भिड़ंत क्षेत्र है भाई, एक जहां पर खिलाड़ी का भिड़ंत क्षेत्र है, खिलाड़ी जहां पर प्रतिस्पर्धा कर रहा है, जिस मेट पर लड़ाई कर रहा है, यानी 8x8 मीटर का जो मामला है या 10x10 मीटर का जो मामला है, वहां पर खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा कर रहा है भाई, ना लड़ाई कर रहा है या उससे फाइट कर रहा है, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं भाई, उसका भी उन्होंने अलग ही नाम दिया है भाई, है ना, उसका भी अलग ही नाम दिया है। क्या जरूरत थी इतने नाम देने की, ऐसे भाई ऐसे नाम देने की क्या जरूरत थी, है ना। उनका भी नामकरण किया है, टड़े नहीं भी है, जिगारो का नो टड़ा नहीं है भाई, है ना। इसने इसका भी नाम दिया, ये भिड़ंत क्षेत्र है। देखिए भी ये आपको ये क्या है भी, ये भिड़ंत क्षेत्र है जहां पर 8x8 मीटर का जो है, इसको बोलते हैं सियाजो। सरियो गोनेंगो सियाजो नाम काट दियो इंगो भी, है ना। इसको क्या बोल दिया अभी, सियाजो भी क्या बोला जाता है, सियाजो, ठीक है ना। भिड़ंत क्षेत्र को क्या बोलते हैं, सियाजो भी। ना ना कोमल, डोजो अलग है। डोजो किसको बोलते हैं, डोजो जिस हॉल में, ये भाई हॉल है, देखो हॉल है, जिस हॉल के अंदर इसके ग्राउंड को बनाया जाता है उसको कहा जाता है डोजो, ठीक है ना। सियाजो तो जो भिड़ंत क्षेत्र है भाई, ये क्या है, भिड़ंत क्षेत्र है भाई, क्या है, भिड़ंत क्षेत्र, ठीक है ना। भिड़ंत क्षेत्र है भाई, ये जो भिड़ंत क्षेत्र है यानी जहां पर युद्ध लड़ा जाता है, जहां पर लड़ाई लड़ी जाती है, ग्राउंड को बिल्कुल सही पकड़े हो, कोर्ट को, कोर्ट नहीं है ये, ग्राउंड है, जो मैट है ग्राउंड है, जहां पर ये लड़ाई होती है भाई, कितने मीटर पर, 8x8 मीटर का जो मामला है उसको बोलते हैं सियाजो। और जिस हॉल के अंदर ये मामला होता है, जिस हॉल के अंदर इस गेम को खिलाया जाता है, उसको उन्होंने नाम दिया क्या, डोजो। क्या नाम दिया भाई, डोजो। ततामी भी बताऊंगा भोजराज जी, चिंता मत करो, सारे लेके आए हूं, ततामी तो तुम ही सब, उन्होंने जितने नामकरण किए हैं ना पंडित बन के, वो सारे बताऊंगा, टेंशन मत लो आप। ततामी भी तो मेट को बोलते हैं ना, ततामी। ये भिड़ंत क्षेत्र को बात कर रहा हूं, अगर मेट का पूछ ले, मेट, मेट का पूछ ले तो ततामी आएगा भाई। अगर मेट का पूछे तो आपको ततामी लिखना है, भिड़ंत क्षेत्र का पूछे तो आपको बताना है सियाजो, और होल का पूछे तो उसको बताना है डोजो। सोच समझ के रखा होगा नाम, बिल्कुल सोच समझ के रखा होगा। अब देखिए भाई, आपने बोला था ततामी, सर उसको ततामी कहते हैं, भी आपकी बात मान ली मैंने, सर उसको ततामी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। ये मेट को बोलते हैं भाई, किसको, मेट का नाम इन्होंने दिया है भी ततामी, अपने बोलते हैं मेट, उनकी क्या है भाई, ततामी है ना। ततामी का मतलब ताता होके जिस पे आपको पढ़ना है ना, ताता होके जिस पे आपको पढ़ना है भाई। यहाँ पे पटका पटकी होगी, एक दूसरे खिलाड़ियों की लड़ाई होगी, भिड़ंत क्षेत्र को तो उन्होंने नाम दे दिया, ठीक है।
भिडंत क्षेत्र को नाम तो उन्होंने दे दिया अलग, सियाजो दे दिया, और जो जो इन्होंने मेट लगा रखी है उनका भी नाम निकाला है इन्होंने, ततामी बोला है उनको भी, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब देखिए भी जो पोशाक होती है, ड्रेस होती है, उसका ही नाम उन्होंने दिया है भाई, ऐसा नहीं है ऐसे कोई भी ड्रेस पहन लो, उसका भी नाम दिया है उन्होंने। क्या दिया है भी? जुडोगी। क्या दिया है भी? जुडोगी भी। और जो खिलाड़ी होते हैं भाई इसके जूडो के, उनको बोला जाता है जुडोका, जुडोकाज, ठीक है भाई। जो खिलाड़ी होते हैं उसको क्या बोला जाता है भाई? जुडोका, जुडोकाज खिलाड़ी का नाम है भाई, ठीक है। अब देखिए भाई, ये देखिए पोशाक, इसके अंदर ब्लू कलर और व्हाइट कलर की दो तरह की पोशाक होती है, यानी जो दो आमने सामने कंपटीटर होते हैं उनकी दोनों की अलग अलग पोशाक होती है अभी, दोनों की अलग अलग पोशाक होती है अभी, ठीक है। एक तो व्हाइट कलर की पोशाक होती है, दूसरी ब्लू कलर की पोशाक होती है। दो पोशाक पहनकर खिलाड़ी लड़ते हैं अभी। मैंने आपको बताया था कि जहां पर अपने वो देखा था, जब स्टार्टिंग में ग्राउंड बताया था तो मैंने आपको बताया था कि ब्लू कॉर्नर और रेड कॉर्नर, ब्लू कॉर्नर और रेड कॉर्नर, रेड नहीं, ब्लू और व्हाइट कॉर्नर में, रेड नहीं होता इसमें, ब्लू और व्हाइट कॉर्नर दो कॉर्नर होते हैं, ठीक है भाई। यहां तक किसी को कोई भी सवाल हो तो पूछो भाई। इसके अंदर देखिए एक पेनल्टी दी जाती है अभी, उसको सीडो, सीधो या कुछ भी बोलते हैं, सीडो बोलते हैं या सीधो बोलते हैं, जो भी है, सीधो या फिर सीडो पेनल्टी को बोलते हैं अभी, ठीक है ना। पेनल्टी को क्या बोलते हैं अभी? सीडो, सीधो, जो भी है आप समझ लेना, सीडो सीधो जो भी आए वो होगा भाई, सीडो सीधो जो भी है, ठीक है। और खेल शुरू होने को क्या कहते हैं भाई? हजमे कहते हैं भाई, ठीक है ना। खेल शुरू कर रहे व्यापक कहते हैं चलो खेल शुरू करा भाई, खेलना शुरू करो, वो कह नहीं नहीं हजमे, 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 ठीक है भाई। खेल शुरुआत को कहते हैं हजमे, और भाई जब खेल को रोकना होता है तो कहते हैं माते, माते, ठीक है भाई। खेल को रोकने के लिए, खेल को रोकना किसको बोलते हैं? माते, ठीक है भाई। खेल को रोकना माते, और खेल को शुरू करना हजमे, ठीक है भाई। खेल को शुरू करो हजमे और रोकना माते, पेनल्टी सीडो, ठीक है भाई। यहां तक मामला समझ में आया? आगे चले, यहां तक समझ में आया? इसको लिखना है तो लिख लो भाई जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए इसके अंदर कुछ एक शब्दावलियां यूज में होती है भाई, ठीक है। इसमें कुछ एक शब्दावलियां यूज में होती है, लिख लिया, लिख लिया, चलो सर आगे, बिल्कुल भाई, बहुत अच्छे बच्चे हो आप, है ना। देखिए इसके अंदर कुछ एक शब्दावलियां यूज में होती है भाई। अब देखिए शब्दावलियों का टॉपिक आपने देखा होगा, शब्दावलियों का भी टॉपिक है सर, ठीक है। तो शब्दावली अपने लेके आगे, इसमें एक तो पिस्टल ग्रिप होती है भाई, एक ब्रिज होती है, चोकिंग होती है, टोक होती है, और सिमवाजा होती है, और ओबीआई होता है। अब ओबीआई क्या होता है भाई? जल्दी से जल्दी मेरे को जो जुडो वाले है ना, लिख दो भाई, लिख दो, जल्दी से लिख दो कि सर ओबीआई क्या होता है। ओबीआई क्या होता है अभी बताओ भाई, पता है क्या आपको? जूडो के खिलाड़ी है ना, वो बताओ। अर्जुन सिलेबस जल्दी करवा दो, बस चिंता मत करो, कल स्कूल का अंतिम दिन है 16 मई, उसके बाद मैं थारो जो गई हूँ, ठीक है। तो थाने शिकायत को मौका मिले ही को नहीं भी, सर जल्दी करवाओ, ये करवाओ, सर 24 घंटे तैयार है, स्कूल जाने का काम हो जाएगा, कल से छुट्टियां, तो फिर मैं थारो जो गई हूँ, चिंता ना करो, कुछ ना कुछ सही रखांगा तो क्लास आप कंटिन्यू जल्दी करांगा। मैं खुद चाहूँ भी क्लास जल्दी सी खत्म हो जाए और घरे जावा, ठीक है भाई। तो थारू ज्यादा जल्दी मन हो रही है तो चिंता ना करो भाई, धीरे धीरे पढ़ लो, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी समाप्त कर दूं इन्हें, लेकिन फिर भी चल रहा है वैसे चलने दो, और कल से वैसे फ्री हो जाऊंगा तो मैं क्लास से ज्यादा लेनी शुरू कर दूंगा अभी, ठीक है अर्जुन, चिंता मत करो। आपसे ज्यादा फोकस मेरा यही है कि जल्दी जल्दी से आपका सिलेबस पूरा करवा दूं भाई, है ना। अब आपको बहुत जल्द
वन लाइनर क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवा दूंगा, टेस्ट भी प्रोवाइड करवा दूंगा, सारी व्यवस्था मैंने कर ली है। आपका जो आप इतने इतने सारे बच्चे जुड़ गए ना, तो अब आप यकीन मानो कि आपको मैं सारा मैटर प्रोवाइड करवा दूंगा जल्द से जल्द। नहीं नहीं, टॉपिक कम कम का मतलब नहीं है। पहले वॉर की वजह से समस्या आ गई, फिर सूरतगढ़ के अंदर कुछ दिन बरसात हुई है 2-4 दिन, तो वहां पे मौसम की वजह से हो गई, और कल सर का एग्जाम था इसलिए हो गया। लेकिन अब आगे आपकी साइंस की क्लासें कंटिन्यू रहेगी, चिंता मत करो। पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है क्या? आप ये बताओ, मैंने एक आप बातें लगा लेते हो, आप बहुत खराब बच्चे हो भाई। मैंने आपसे पूछा था ओबीआई का मतलब बताओ मेरे को, आप बातें लगा लेते हो। ऐसे मत किया करो ना। ओबीआई का मतलब बताओ आप मेरे को, बातें मत लगाओ मेरे को, ठीक है? अरे पेपर बहुत सिंपल आएगा, जो पढ़ा रहा हूं इससे भी कम आएगा पेपर, ठीक है ना? जो पढ़ा रहा हूं इससे भी आपका पेपर इजी आने वाला है, आप चिंता मत करो। जो मैं आपको करवा रहा हूं वो भी, ये तो बहुत ज्यादा डीप है, इससे भी ऊपर ऊपर लेवल का एग्जाम में आएगा, चिंता मत करो भी, है ना? आप जल्दी से मेरे को बताओ कि ओबीआई किसे बोलते हैं, आप ये बता दो, उसके बाद अपना आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। भी ओबीआई का मेरे को बता दो आप एक बार, भी ओबीआई किसे कहते हैं? हाँ बिल्कुल भाई, सही बताए हो भाई, बिल्कुल रितेश कुमार जी, एकदम सही बताए हो। सामने आपके बेल्ट टंगे हुए हैं, और जो ये वाइट कलर की बेल्ट होती है, ये जो प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए होती है, और जो उनका उस्ताद होता है, जो मास्टर होता है, उसके आपको ब्लैक कलर की देखने को मिलेगी भाई, ठीक है ना? मेरे को ज्यादा तो इसका कुछ पता नहीं है, जितना पता है भी व्हाइट वाले तो क्या है भाई, जो प्रैक्टिस करने वाले हैं वो पहनते हैं, बेल्ट है शायद, बिल्कुल बेल्ट है आपकी, एकदम सही बात है। ओबीआई को बेल्ट ही कहते हैं, मैंने सामने फोटो लगा रखी है। व्हाइट कलर की जो बेल्ट पहनते हैं वो बच्चे सीखने वाले होते हैं, वो पहनते हैं, और जो उस्ताद होते हैं वो ब्लैक वाली पहनते हैं भाई, ठीक है ना? अब यहां तक क्लियर हो गया? ऑल इंडिया के बारे में कोई दिक्कत नहीं है, जितने ऐड हुई हैं वो उसका कोई इलाज नहीं है ना। नंबर क्या है ये मेरे को आप अलग कॉल पे बात कर लिया करो ना, क्लास में क्लास की बात करोगे तो बढ़िया रहेगा भी, अपना टाइम खराब नहीं होगा, आपका भी नहीं होगा, मेरा भी नहीं होगा, ठीक है? अब देखिए अर्जुन पुरस्कार की बात करते हैं भाई। इसके अंदर अर्जुन पुरस्कार, प्रथम अर्जुन पुरस्कार संदीप बयाला को मिला था भाई, है ना? प्रथम अर्जुन पुरस्कार संदीप बयाला को मिला था, कब मिला था भाई? 1992 के अंदर मिला था। और प्रथम महिला अर्जुन पुरस्कार पूनम चोपड़ा को मिला था भाई 1996 के अंदर भाई, ठीक है भाई? प्रथम महिला अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पूनम चोपड़ा है, ठीक है, 1996 के अंदर। और द्रोणाचार्य पुरस्कार, प्रथम गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार गुरुचरण सिंह गोगी को मिला था, और 2014 लाइफ टाइम वाला भी, ठीक है ना? 2014 लाइफ टाइम वाला मिला था भाई। अब देखिए इसके कुछ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं भाई, उनकी बात कर लेते हैं, वो भी आपके सामने है भी। प्रसिद्ध खिलाड़ी की बात करते हैं तो नरेंद्र सिंह, यशपाल सोलंकी, सुश्री अंगम, अनीता चानू, ठीक है भाई? वो मीराबाई चानू है, एक एक मीराबाई चानू है भाई, ठीक है ना? वो वेट लिफ्टर है भाई, मीराबाई चानू वो क्या है, वेट लिफ्टर है। ये अनीता चानू है जो क्या है, जूडो की खिलाड़ी है। ये अनीता चानू है, वो मीराबाई चानू है, ध्यान रखना। और फिर आपको नाम आ जाएगा पूनम चोपड़ा, फिर लुका मखेद जे, लुका मखेद जे जो फ्रांस के हैं भाई, और टेडी रिनर जो फ्रांस के हैं भाई, ठीक है? और इसके अंदर आप टूर्नामेंट देख लीजिए भाई, फेडरेशन कप इसके अंदर होता है, पीक इंटरनेशनल जूडो टूर्नामेंट होता है, वर्ल्ड जूडो चैंपियनशिप जो 1965 के अंदर टोक्यो जापान में हुई थी भाई। ये कुछ एक इसके टूर्नामेंट है भाई। लाइफ टाइम मैंने जब आविष्कार टूर्नामेंट करवाए थे, जब अवार्ड करवाए थे, तो उसमें मैंने बताया था लाइफ टाइम क्या होता है।
यानी लाइफ टाइम, लेकिन वो जो लाइफ टाइम होता है, लाइफ टाइम जीवन में एक बार ही मिलता है अभी, उसके बाद उस गेम में कोई भी अवार्ड नहीं मिलता है, वो लाइफ टाइम अवार्ड होता है। ठीक है भाई, जूडो की क्लास के जो मोटे मोटा सिस्टम था वो अपनों ने यहाँ पे कवर कर लिया है भाई। ठीक है, जूडो की क्लास का जो भी मैटर था वो अपनों ने लगभग कवर कर लिया है। आज की क्लास के अंदर अपन इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे कल की क्लास के अंदर। उससे पहले कुछ एक प्रश्नों पर बात कर लेते हैं भाई, ठीक है ना। कुछ एक प्रश्नों पर बात। जिगारो कानो ने प्रश्न लिखो भाई। जिगारो कानो ने जूडो की स्थापना की थी भाई। स्थापना की थी भाई। डॉक्टर जिगारो कानो ने जूडो की स्थापना की थी भाई। ठीक है ना। कब की थी भाई? डॉक्टर जिगारो कानो ने जूडो का आविष्कार किया था या स्थापना की थी भाई? कब की थी भाई? जल्दी से कमेंट करके बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल भाई, उन 1882 इसका होगा भाई। रेफरी इसके अंदर कुल 4 होते हैं भाई। ठीक है ना, 4 रेफरी होते हैं भाई। ठीक है, रेफरी इसके अंदर 4 होते हैं, कुल रेफरी 4 होते हैं भाई। इसके अंदर जज 2 होते हैं, एक स्कोरर होता है, और एक ही इसके अंदर रेफरी होता है। एक रेफरी, एक स्कोरर और 2 जज। एक रेफरी, एक स्कोरर, 2 जज, टोटल इसके अंदर ऑफिशियल 4 होते हैं भाई। टोटल ऑफिशियल इसके अंदर 4 होते हैं भाई। ठीक है, 1982 नहीं है, 1982 नहीं है, 1882 है। 1882 है, 1982 नहीं है। जब मैंने जिगारो काको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था अभी, जिगारो काको। ये गलती हो गई भाई, आप इसको करेक्शन करना भाई। ये 1882 है भाई, जिगारो काको है जो 1882 है, 1982 नहीं है। इसको आप थोड़ा करेक्शन कर लेना। ये सही है, मैंने प्रश्न पूछ लिया आपसे और मुझे ध्यान में आ गया भाई। बिल्कुल गलती हो गई है, मैं अपनी गलती मानने के लिए तैयार हूं भाई। ठीक है, मैं अपनी गलती मानने के लिए तैयार हूं। ये 1882 है, इसको आप 1882 कर लेना भाई। यदि नोट्स बना लिए हैं तो नोट्स के अंदर करेक्शन कर लेना। 1882 है भाई, 1982 नहीं है बेटा भाई, वो समझ आती है भाई। अभी तो, हाँ वो बिल्कुल भी आप अपनी जगह सही हो। इसको आप 1882 कर लेना भाई। ठीक है ना, 1882 कर लेना। ठीक है भाई, 1882 होगा भाई। ठीक है भाई। हाँ, 1882 लिखा तो अच्छी बात है, ये 1882 है। शायद मेरे से मिस्टेक हो गई है भाई ना लिखने में। देखो भाई, जुडो में उच्चतम अंक या स्कोर कौन सा है? कौन सा है भाई? ठीक है ना, तो यहां पर आप लिखो नंबर 1 बाजारी। बाजारी, ठीक है ना।
ठीक है भाई, नंबर 1 तो कोका, योका, यूको और इपोन भाई। ठीक है, नंबर 4 हो जाएगा इपोन। नंबर 4 हो जाएगा इपोन भाई। जल्दी से कमेंट करके बता दो इपोन होगा भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया अभी क्लास आपने मन से लगाई है, अभी इपोन हो जाएगा भाई। ठीक है ना। और जूडो में भिड़ंत क्षेत्र को, भिड़ंत क्षेत्र को क्या कहते हैं? भिड़ंत क्षेत्र को क्या कहते हैं अभी? जल्दी से कमेंट करके बताओ भी, जूडो में भिड़ंत क्षेत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन नहीं दूंगा अभी, बताओ जल्दी से। भिड़ंत क्षेत्र को क्या कहते हैं? कैजो। ठीक है, और मेट को क्या कहते हैं भाई? अगला लिख लो भाई, मेट को क्या कहते हैं? मेट को क्या कहते हैं भाई? और एक देखिए भी आप लिखना, एक संशयी होता है भाई। संशयी ये क्या होता है? ये जूडो का अध्यापक होता है, उसको बोलते हैं भाई जूडो का अध्यापक। जूडो के अध्यापक को क्या बोलते हैं? सेंसेई बोलते हैं भाई। ठीक है ना। ततामी, ततामी। ठीक है भाई, बिल्कुल। एक लिख लेना आप नोट्स के अंदर, लिख लेना संशयी जूडो का अध्यापक, संशयी जूडो का अध्यापक भाई। ठीक है, चलिए भाई। तो आज की क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी? समझ में आया मामला सारा का सारा? यदि समझ में आया तो फिर आज की क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने कल की क्लास के अंदर। हाँ, सन सही, बिल्कुल भी ठीक है। आज की क्लास का यही करते हैं समाप्त। प्रशिक्षक को संशयी कहते हैं अभी, ठीक है ना। और इसको मार्शल आर्ट भी कहते हैं, इंस्ट्रक्टर। हाँ, प्रशिक्षक, इंस्ट्रक्टर, कराटे और जूडो के प्रशिक्षक को संशयी कहते हैं अभी। ठीक है भाई, चलिए अभी उम्मीद कर रहा हूँ आपको सारा का सारा समझ में आ गया होगा आज की क्लास का। और बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। तो ठीक है भाई, शुभ रात्रि, अच्छे से तैयारी करना। ठीक है भाई, थैंक यू, मिलते हैं कल। धन्यवाद भाई।